हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है पुनः एक बार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। हम लोग इस समय स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स का। आज ये जेनेटिक्स का 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो चारों वीडियोज नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब में सर्च करके उसके प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से चारों वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के वंशांगत के नियम, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मेंडल ने अपने परीक्षणों के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए जो अब मेंडल के वंशांगत के नियम कहलाते हैं। वास्तव में उन्होंने 2 ही निष्कर्ष निकाला था अपने परीक्षणों में। बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके परीक्षणों के डाटा के आधार पर उनके नियमों का पुनः रीऑर्गेनाइजेशन किया और उसे 3 नियमों के रूप में प्रस्तुत किया। उसमें से पहला नियम है प्रभाविता या प्रबलता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और तीसरा नियम है, उसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने कुल कितने नियम दिए थे? 3 नियम। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और तीसरा जो दिया था वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेंडल के पहले जो 2 नियम हैं ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं, एक संकर संकरण पर आधारित है, और जो मेंडल का तीसरा नियम है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि मेंडल का कौन सा ऐसा नियम है जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो उनका जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वही डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। बाकी के जो 2 नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो आज हम मेंडल के एक नियम का अध्ययन करेंगे, जो पहला नियम है मेंडल का, जिसे कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अगर आप हमारे साथ में नोट्स भी बना रहे हैं तो सबसे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मेंडल के अनुसार जीवों के लक्षणों को बिपर्यासी युगलों में बांटा जा सकता है। अब बिपर्यासी युगल क्या होता है ये सब हमने पहले की वीडियो में बता दिया है। बिपर्यासी का मतलब होता है तुलनात्मक। अभी हम इसको समझाते हैं, पहले जो लिखा है उसको समझ लेते हैं कि मेंडल के अनुसार जीवों के लक्षणों को बिपर्यासी युगलों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक युगल के दोनों लक्षणों के कारकों के साथ साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देता है। यह लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है तथा दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सका वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इसको अब आप साइड में रखिए, क्या लिखा गया है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि मेंडल का जो पहला नियम है, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, ये क्या कहता है। तो मेंडल कहते हैं कि सबसे पहले हम प्लांट का कोई भी एक लक्षण ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। तो आपको पता है कि पुष्प के रंग के 2 बिपर्यासी लक्षण होंगे। एक तो होगा लाल पुष्प वाले पौधे, और एक होगा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे। तो इसे कहेंगे हम रेड प्लांट और इसे हम कहेंगे वाइट प्लांट।
तो ये दोनों कैसे प्लांट हैं? ये पीपी है। पीपी का मतलब होता है पेरेंटल प्लांट, मतलब जनक पौधे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि ये दोनों हैं जनक पौधे, मतलब कि अब इन्हीं की संतानों का हमें अध्ययन करना है। ये सब जो है वो जनक पौधे हैं। थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, हाँ अब साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो रेड है, लाल है, इसका जो कारक होगा, जो फैक्टर होगा, वो होगा कैपिटल आर, कैपिटल आर। इस कैपिटल आर को हम बोलते हैं एलील, अर्थात रेड के लिए जो एलील होगा वो कैपिटल आर होगा, और सफ़ेद के लिए जो एलील होगा वो स्मॉल आर होगा। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, जब तक ये अलग अलग हैं तब तक तो इन्हें अलग अलग एलील बोलेंगे, लेकिन दोनों जब एक साथ होते हैं तो हम इन्हें एलीलोमार्फ बोलते हैं। कल की वीडियो में हमने ये चीज़ समझाया हुआ है टर्मिनोलॉजी, इसीलिए हमने बोला था कि टर्मिनोलॉजी आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि दो प्रकार के पौधे हैं। एक तो कैपिटल आर जीन का पौधा है जो कि लाल पुष्प देता है। एक स्मॉल आर जीन का पौधा है जो कि सफ़ेद पुष्प देता है। तो जब हम दो विपरीत गुणों वाले पौधों के बीच परागण करवाते हैं तो उसे बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर जो प्लांट है, ये दोनों प्लांट कैसे हैं? होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे ऊपर की होमोजाइगस, मतलब ये भी होमोजाइगस प्लांट है, ये भी होमोजाइगस प्लांट है। तो जब दो होमोजाइगस प्लांट होते हैं तो उनमें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, मतलब कि पर परागण जिसे हम बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर हम समयुग्मकी भी लिख सकते हैं और यहाँ पर परागण भी लिख सकते हैं। तो होमोजाइगस के बीच हमेशा क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे वो दो तरीके के बनेंगे। इसका जो गैमीट बनेगा तो एक गैमीट में कैपिटल आर ये वाला जीन चला जाएगा, दूसरे गैमीट में इसका ये कैपिटल आर वाला जीन चला जाएगा। यहाँ पर भी जब गैमीटोजेनेसिस होगा तो एक गैमीट में स्मॉल आर जाएगा, दूसरे गैमीट में भी स्मॉल आर जाएगा। अब यहाँ पर इनके बीच अगर संकरण करवाया जाए तो यहाँ पर देखिए चार संभावनाएं बनती हैं, जिन्हें हम यहाँ पर ढंग से बताते हैं आप लोगों को कि क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए हमने पहले ही बताया था कि मेंडल ने जो अप्रभावी प्लांट लिया था सफ़ेद पुष्प वाला, उसे उन्होंने फीमेल प्लांट माना था। फीमेल को हम ऐसे जो है सिंबल से दिखाते हैं, एक गोला बना के नीचे प्लस का निशान लगा देते हैं, इसका मतलब होता है फीमेल प्लांट। और यहाँ पर एक गोला बना के ऐसे हल्का सा तिरछा तीर का निशान बना देते हैं, इसे बोला जाता है मेल प्लांट। तो उन्होंने एक प्लांट को मेल माना था, लाल पुष्प वाले पौधे को, और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे को फीमेल माना था। तो हो सकता है इस कैपिटल आर का संयोजन इस स्मॉल आर से हो जाए। तो यहाँ पर इसका और इसका अगर संयोजन होता है तो हमारा जो प्लांट बनेगा उसमें जो जीन होगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर से होगा। या हो सकता है कि इस कैपिटल आर का संयोजन इस स्मॉल आर से ना होकर इससे हो जाए, तब भी हमारा जो प्लांट बनेगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर ही बनेगा। या अब यहाँ पर तीसरी संभावना है कि इस कैपिटल आर का संयोजन इस स्मॉल आर से हो जाए, तब भी हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। या हो सकता है कि इस कैपिटल आर का संयोजन इस स्मॉल आर से हो जाए, तब भी जो हमारा प्लांट बनेगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो चार पौधे मिले हैं, ये चारों पौधे विषम युग्मकी हैं, हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि इनमें दोनों जीन हैं ये समान नहीं हैं। एक जीन कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल आर। तो इन सभी प्लांट में यह कंडीशन है। तो इन सभी पौधों को हम कहेंगे F1 जनरेशन के प्लांट, F1 जनरेशन, क्योंकि इस माता पिता की ये पहली पीढ़ी के पौधे हैं।
इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के जितने पौधे यहाँ पर मिले उनमें दो प्रकार के जीन हैं। एक जीन तो कैपिटल आर का है, एक जीन स्मॉल आर का है। इस हिसाब से इस पौधे में लाल का भी गुण होना चाहिए और सफ़ेद का भी गुण होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये सभी जो पौधे दिखते हैं ये बाहर से दिखने पर रेड फ्लावर वाले ही दिखते हैं, लाल पुष्प वाले ही दिखते हैं। तो यहाँ से मेंडल ने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि जब हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाते हैं तो पहली पीढ़ी के संतानों में मौजूद तो दोनों लक्षण होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही अपना प्रभाव दिखा पाता है, दूसरा मौजूद होते हुए भी छिपा रह जाता है। यहाँ पर स्मॉल आर देखिए मौजूद तो है, लेकिन ये अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। तो जो अपना प्रभाव दिखाता है उसे कहा जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, उसे कहते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, मौजूद भले है, उसे हम कहते हैं रिसेसिव, या हिंदी में कहते हैं अप्रभावी। तो यहाँ पर प्लांट की दो कैटेगरीज इस आधार पर बताई जा सकती हैं कि एक डोमिनेंट प्लांट होगा और एक रिसेसिव प्लांट होगा। तो मेंडल ने अपने पहले प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अगर हम एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाते हैं तो पहली पीढ़ी के पौधों में दोनों ही प्लांट के जीन मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक जीन ही अपना प्रभाव दिखा पाता है, दूसरा जीन मौजूद होते हुए भी छिपा रह जाता है। तो जो अपना प्रभाव दिखाता है उसे मेंडल ने प्रबल कारक या डोमिनेंट फैक्टर कहा, और जो मौजूद होते हुए भी छिपा रह जाता है उसे मेंडल ने रिसेसिव या अप्रभावी कारक कहा। तो अब इसे हम उदाहरण के हिसाब से समझेंगे अपनी नोट्स में। तो अगर ये नियम लिखने के लिए आता है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि जब मेंडल ने एक जोड़ी लक्षणों को या एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में दोनों ही लक्षणों के जीन मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जबकि दूसरा लक्षण मौजूद होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, अतः उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट्स में हमने इसको विधिवत बना के रखा है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बनाने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर उन्होंने रेड फ्लावर लिया, वाइट फ्लावर लिया, इसे हम कहेंगे P1 प्लांट या पेरेंटल प्लांट बोल देंगे। इसका जीन कैपिटल आर जो कि डोमिनेंट है, स्मॉल आर जो कि रिसेसिव है। ये दोनों पौधे होमोजाइगस हैं, समयुग्मकी हैं, तो इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो यहाँ से जब गैमीट बनेगा तो दो गैमीट बनेंगे और दोनों में एक एक एलील चला जाएगा। यहाँ पर भी दो गैमीट बनेंगे और दोनों गैमीट में एक एक स्मॉल आर चला जाएगा। इसके बाद इसके संकरण की जो संभावनाएं होंगी कि 4 प्लांट अगर बनते हैं तो चारों में एक कैपिटल आर जीन एक स्मॉल आर जीन होगा। मौजूद भले दोनों हैं, लेकिन प्रभाव किसका दिखेगा? केवल रेड फ्लावर का दिखेगा। इसलिए रेड को हम डोमिनेंट बोलते हैं और आर को हम रिसेसिव बोलते हैं। तो पहली पीढ़ी के जो पौधे मिलेंगे वो हेट्रोजाइगस प्लांट होते हैं, या इन्हीं को हम हाइब्रिड प्लांट बोल सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड रेड। सभी पौधे ये भी लाल पुष्प वाले हैं, लेकिन ये शुद्ध लाल नहीं है। ये कैसे लाल है? हाइब्रिड रेड है। अगर शुद्ध लाल होता तो इसका जीन भी कैपिटल आर अर्थात समयुग्मजी होता। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले एग्जाम्पल डाल के हम इसको बना के फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि मेंडल ने जब शुद्ध लाल रंग के पुष्प वाले पौधों, यहाँ पर देखिए शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधों का संकरण शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधों से करवाया
तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजीय लाल रंग के पुष्प वाले ही उगते हैं। जो आपने बनाया है वही लिख दीजिए, यहाँ पर रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाल रंग का कारक कैपिटल R जो है वो सफ़ेद रंग के कारक स्मॉल r के ऊपर प्रभावी है। अतः F1 पीढ़ी में लाल रंग वाले पौधे ही प्राप्त होते हैं, जबकि सफ़ेद रंग का कारक जो स्मॉल r है वो मौजूद होते हुए भी अप्रभावी होने के कारण अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। इसे ही मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप इस तरीके से सबसे पहले मेंडल का नियम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाएंगे और इसी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन की जो व्याख्या यहाँ पर हमने नीचे लिखी है उसे भी आप लिख देंगे। तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं, खैर वो दूसरे वीडियो के बाद बताएंगे, नहीं तो अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो अब हम वीडियो को अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप 12 की बायोलॉजी कायदे से पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आगे आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहिए। यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए नियमित कक्षाएं चलती रहेंगी और विधिवत पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं से कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले कुछ समय में अगर टीजीटी की वैकेंसीज आती है तो उसके लिए हम एक क्रैश कोर्स ले आएंगे टीजीटी, एलटी और पीजीटी के लिए। तो हमारा एक ऐप है जिसका नाम है प्राइम बायोलॉजी क्लासेज, प्राइम बायोलॉजी क्लासेज इस नाम से हमारा एक ऐप है। ऐप को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें। ऐप पर आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं इस नोट का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ पर टीजीटी की कक्षाएं संक्षेप में, मतलब कि जिसे कहते हैं कि पूरा 3-4 बुकों का सारांश आपको मिल जाएगा, ताकि कम समय में आप अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। और डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तब तो हमारा यूट्यूब चैनल है ही, लेकिन अगर शॉर्ट में आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा और आपको वीडियो भी यहाँ पर भी उपलब्ध मिलेगी। आगे आने वाले समय में हम कक्षा 11 की बायोलॉजी भी शुरू करेंगे और तब तक आप 12 की बायोलॉजी पढ़ते रहिए। चैनल को लगातार शेयर, लाइक करते रहिए और जो भी सुझाव हो आप कमेंट करते रहिए। जितना ज़्यादा आप शेयर और लाइक करेंगे उस हिसाब से हमको मोटिवेशन प्राप्त होगा और आगे हम और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करते रहेंगे। धन्यवाद।